नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का आर ओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं कुछ खास प्रश्नों पे जो आपके परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की वीडियो में कौन कौन से खास हैं प्रश्न और उनसे जुड़ी क्या क्या खास बातें आपको याद रखनी है। तो जो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि रेचिंग खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दो कथन दे रखे हैं, रेचिंग खेती के बारे में दे रखे हैं। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ समझते हैं। पहले में कह रहे हैं कि इसमें फसलों के उत्पादन के साथ पशुपालन किया जाता है, तो फसलों का उत्पादन भी होगा, पशुओं का पालन भी होगा। ये दोनों चीज़ें कह रहा है कि क्या सही है। दूसरे में कह रहा है कि इसमें भूमि की जुताई, बुआई, गुड़ाई आदि नहीं की जाती और ना ही फसलों का उत्पादन किया जाता। अब देखो, दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि फसलों का उत्पादन नहीं होगा, पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि फसलों का उत्पादन होगा। अब दोनों स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर गए हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। अब आपस में जब लड़ाई होगी तो क्या होता है, लड़ाई में तो कोई एक ही जीतेगा ना, दोनों तो नहीं जीतने वाले। ये कह रहा है कि भाई फसलों का उत्पादन करना, ये कह रहा है फसलों का उत्पादन नहीं करना। अब दोनों में से कोई एक जीतेगा। अब देखो दरअसल होता क्या है रेचिंग खेती की कहानी समझते हैं। रेचिंग खेती का दरअसल मतलब जो होता है उसमें खेती जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जैसे कि बहुत सारे लोग जो पशुपालन करते हैं, तो पशुपालन करने वाले लोगों के लिए जो चराने की व्यवस्था होती है, कोई भी पशुपालन करेगा तो क्या करता है, वो अलग अलग खुले क्षेत्रों में वो चराने के लिए ले जाता है, ठीक है, अपने भेड़ बकरियों को, तो वो खाते पीते हैं, तो चराते वराते जो उनको काम करते हैं, तो इसी को ही कहा जाता है कि ये रेचिंग खेती है। ठीक है, ये स्थिति होती है इसके अंदर, इसके अलावा और कुछ होता नहीं है। यानी कि फसलों को बोया वगैरह नहीं जाता, बस पशुओं को खिलाना पिलाया जाता है, इसको ही रेचिंग खेती कह दिया जाता है। यानी कि मुख्य रूप से आप क्या करते हैं, नाम तो खेती दे रखा है पर काम पशुपालन का कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फसलों का उत्पादन के साथ हम देख रहे हैं कि पशुपालन किया जाता है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फसलों का उत्पादन नहीं होगा। और दूसरे में कह रहे हैं कि फसलों का उत्पादन नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें भूमि की जुताई, बुआई, गुड़ाई नहीं की जाती, ना ही फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो पहला वाला फसलों के उत्पादन की वजह से गलत, और ये नहीं करने की वजह से। स्टेटमेंट दोनों जगह पे एक ही है, अलग अलग चीज़ें नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो जब दूसरा स्टेटमेंट सही है तो इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं। ये बात भी ध्यान रखना कि ऐसी जो खेती होती है ना, वो जनरली ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत या भारत में हम लोग देखते हैं कि पर्वतीय पठारी क्षेत्रों पे जनरली की जाती है वहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग के सामने है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कह क्या रहा है। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निगमित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निगमित कृषि का मतलब ऐसी कृषि जो निगम के अंदर चलती हो, ये मतलब होता है निगमित कृषि करने का। ठीक है, और इस कृषि के अंदर पैसा भी लगेगा बहुत ज़्यादा, ज़मीन भी बहुत बड़ी चाहिए होती है, क्योंकि सारा का सारा प्रबंधन जो होता है वो निगम के द्वारा किया जाता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है और भारत में अभी निगमित कृषि नहीं की जाती है। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया कि निगमित कृषि में क्या होगा कि कृषि की व्यवस्था कौन संभालेगा? निगम संभालेगा। तो राज्य सरकार की व्यवस्था है, राज्य की भूमिका नहीं होती है। आप एक निगम बना लेते हैं, यानी कि एक मैनेजमेंट बोर्ड या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को आप कह सकते हैं। तो वो जो मैनेजमेंट का आपका पूरा सिस्टम जो होता है वो देखता है, इसके जो सदस्य होंगे उन पर दायित्व होता है पूरी निगमित कृषि करवा लेने का। ठीक है, तो संबंध तो सीधा नहीं होता, इसीलिए ये गलत है। भारत में अभी निगमित कृषि नहीं की जाती, ये बात भी गलत है, क्योंकि भारत में हम निगमित कृषि करते हैं। दक्षिण भारत में खासतौर पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, चेन्नई के कई क्षेत्रों में देख सकते हैं कि निगमित कृषि होती है। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, दरअसल हमारा जो राष्ट्रीय किसान आयोग है ना, उसने भी कहा है कि व्यावसायिक लक्ष्य अगर आपको पूरे करने हैं भारत में जल्द से जल्द, तो कृषि के व्यावसायिक लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए आप निगमित कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं। ये अच्छा विचार है अपने आप में, क्योंकि चीज़ें अच्छी होती हैं, सब जिम्मेदारी लेकर के सभी चीज़ों को निर्धारण करके फिर काम को आगे बढ़ाते हैं, तो अच्छा रहता है। हालांकि प्रश्न के जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से दोनों ही हमारे गलत हो गए हैं, और जब दोनों ही गलत हो जाएंगे तो डी हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, ये इसका एक्सप्लेनेशन और ये अगला प्रश्न। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण एवं संवर्धन होता है क्या कहलाता है? मतलब मान लो कि अगर आप कृषि करते हुए वृक्षों और झाड़ियों का संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं तो क्या कहेंगे उसको? विटीकल्चर कहेंगे, मेरीकल्चर कहेंगे, अवोरीकल्चर कहेंगे या नोमोरीकल्चर कहेंगे? क्या कहा जाएगा उसको? तो देखिए पहले देखते हैं कि विटीकल्चर का दरअसल मतलब क्या होता है। तो देखिए विटीकल्चर का मतलब होता है कि अगर आप कभी भी व्यापारिक स्तर के लिए अंगूरों का उत्पादन करेंगे तो उसको हम लोग विटीकल्चर कहेंगे। तो व्यापारिक स्तर के लिए अंगूरों का उत्पादन करना विटीकल्चर। भाई यहाँ पर अंगूर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे प्रश्न का उत्तर तो ये हो नहीं सकता ना। अब मेरीकल्चर क्या होता है? देखो मेरीकल्चर का मतलब होता है कि जब आपको व्यापारिक उद्देश्य पूरे करने हैं समुद्री जीवों की उत्पादन क्रिया में लग करके, तो समुद्री जीवों के लिए मेरीकल्चर, मरीन कल्चर
इस प्रकार शब्द यूज़ किए जाते हैं समुद्र के लिए, मरीन, है ना। तो उससे रिलेट किया गया है मेरी कल्चर को। तो भाई समुद्री जीवों पर जाना पड़ेगा आपको यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ भी हमारे प्रश्न का उत्तर तो हो नहीं सकता है। अब अवोरी कल्चर और नोमोरी कल्चर दो बचे। तो देखो इसमें से जो नोमोरी कल्चर होता है ना, नोमोरी कल्चर का मतलब होता है जब हम कृषि की आदि व्यवस्था में चले जाते हैं, यानी कि फिर दोबारा फल फूल इकट्ठे करना, सब्जियां इकट्ठी करना, जड़ी बूटियों को इकट्ठे करना। तो जब हम आदिम कल्चर को फॉलो करते हैं कृषि में तो उसको कहते हैं नोमोरी कल्चर, ठीक है। जब एंशिएंट सिस्टम में चले आएंगे। और ओबोरी कल्चर होता तो फिर आप समझ ही गए, केवल हम लोग विशेष प्रकार से वृक्षों और झाड़ियों की कृषि करते हैं, उसका संरक्षण और संवर्धन करते हैं, तो ये होगा। यानी कि ये उत्तर नहीं है, सी है हमारे प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि इसी में ही हमारे प्रश्न का यानी कि वृक्षों और झाड़ियों की कृषि का करते हुए संरक्षण और संवर्धन का काम किया जाता है। तो याद रखिएगा, वीटी कल्चर अंगूर, मेरी कल्चर समुद्री जीव, और नोमोरी कल्चर का मतलब क्या है, आदिम व्यवस्था में चले जाना। ठीक, किसी को कोई डाउट? सी प्रश्न का उत्तर है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि समोच्च रेखीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए समोच्च रेखीय कृषि के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि इस विधि द्वारा खेती पहाड़ों पर की जाती है, इसके द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी को सुरक्षित रखा जाता है। तो देखिए पहाड़ी वाला क्षेत्र जो होता है हमारा, पहाड़ वाला क्षेत्र थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो जब कभी भी इसके दो अलग अलग ढाल होते हैं, एक समान ऊंचाई पर ही होते हैं, तो इनको ना एक काल्पनिक रेखा के माध्यम से हम लोग मिला लेते हैं। मतलब विशेषज्ञ जो होते हैं काल्पनिक रेखा मान लेते हैं कि ठीक है ये रेखा इनको इस प्रकार से मिला रही है, ये वाला पॉइंट मिला रहा है, तो ये दोनों पॉइंट बराबर है, तो उसको कहते हैं कंटूर। अब कंटूर को क्या कहा जाता है कि जब कंटूर की रेखा पर अगर आप कभी भी खेती करते हैं तो उस खेती को कहते हैं समोच्च रेखीय कृषि, ठीक है, क्योंकि एक काल्पनिक रेखा आपने मान ली। अब आप उस कृषि जो होगी ना उस रेखा के अकॉर्डिंग करेंगे, उस रेखा को फॉलो करते हुए करेंगे, तो उस रेखा को फॉलो करते हुए जो कृषि होगी उसको क्या कहेंगे, समोच्च रेखीय कृषि, ठीक है। तो कहाँ पर की जाती है, खेती पहाड़ों पर की जाती है, क्योंकि स्तर अलग अलग होता है, तो दो बराबर के स्तरों के लिए एक रेखा अनुमानित मानते हुए फिर कृषि कर ली जाती है। तो पहाड़ों पे की जाती है बिल्कुल। अब इसके द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी को सुरक्षित रखा जाता है या नहीं, तो देखो ये काम पहाड़ों पर जनरली कर दिया जाता है, इसके लिए भी ठीक है। जहाँ जहाँ पर नमी होगी, कम होगी, वर्षा कम होगी, तो उसको फिर सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी, जरूरी है, ताकि कृषि वगैरह अच्छे से हो सके और सारी फसल सुरक्षित रहे और अच्छी बनी रहे। चीज़ें क्लियर? तो पहला भी ठीक, दूसरा भी ठीक, दोनों ही ठीक हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें सी उत्तर के साथ जाना होगा, क्योंकि यही विकल्प कह रहा है कि भाई दोनों ही ठीक है। चीज़ें क्लियर हैं सभी को? बढ़िया। आइए अगला देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि दो कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कह रहा है कि समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। दूसरे में कह रहा है कि श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य द्वारा केरल भूभाग से पृथक होता है, ठीक है। यानी कि अगर बीच में पाक जलडमरू मध्य ना हो, पाक स्टेट ना हो, तो ऐसी स्थिति में श्रीलंका को हम लोग केरल से जोड़ सकते हैं, यहाँ पर ये बात कह रहा है। तो अगर हम लोग समुद्र पार की स्थिति समझते हैं तो उसके पास देश कौन सा है आइलैंड्स के मामले में या किसी और स्थिति मामले में? ऑब्वियसली श्रीलंका, ये सदा तो है नहीं, है ना। और राम सेतु के थ्रू अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं यात्रा अपने, अगर आपका मन है तो। श्रीलंका निकटतम है समुद्री क्षेत्र में, बिल्कुल ठीक है बात ये वाली। पाक जलडमरू मध्य के द्वारा केरल भूभाग से अलग होता है, ये बात में मैं सहमत नहीं हूँ। अगर नक्शे को देखोगे तो समझ में क्या आएगा, हमारा कौन सा राज्य पड़ता है दक्षिण में जाकर के? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बाद पाक जलडमरू मध्य यानी कि पाक स्टेट, उसके बाद श्रीलंका। तो तमिलनाडु होना चाहिए ना कि केरल, इसीलिए ये गलत है। तो पहला ही स्टेटमेंट सही है, और जब पहला स्टेटमेंट सही होगा इसका मतलब केवल एक, यानी कि ए के साथ हम लोग को जाना होगा बिना किसी परेशानी के। ईजी सा उत्तर हमारा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित हिमालय चोटियों को उनके उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि उत्तर से दक्षिण में लाना, सिक्वेंसिंग दिखनी है। तो जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक और धौलाधर, ये सीक्वेंस है भाई। अब जब हम हिमालय की चोटियों को पढ़ते हैं तो हमें ये पढ़नी होती है पूर्व से पश्चिम में भी, या पश्चिम से पूर्व पढ़ लेते हैं, या फिर इसके अलावा उत्तर दक्षिण भी पढ़नी होती है, हमें ये भी स्थिति रहती है, ठीक है। अब जास्कर है, पीर पंजाल है, शिवालिक है, धौलाधर है, क्या स्थिति है? तो देखिए अगर इस सीक्वेंस को समझें तो जास्कर इसका सबसे नॉर्दर्न चोटी बनेगी, और जास्कर के बाद बनेगी पीर पंजाल, ठीक है। तो सबसे पहले जास्कर, यानी कि जहाँ पर एक रहेगा सबसे पहले, और उसके बाद में पीर पंजाल। तो देखो एक दो ही दोनों जगह दे रहा है। अब इसके बाद धौलाधर है या शिवालिक है, ठीक है। शिवालिक छोटी पड़ जाती है, और अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण में समझते हैं ना हिमालय को, तो इसकी उत्तर की चोटियाँ अधिक ऊंची हैं जबकि दक्षिण की चोटियाँ कम ऊंची है। तो शिवालिक कम ऊंची है, तो शिवालिक जब कम ऊंची है तो उसको हम लोग आखिरी में स्थान दे देंगे, और उसके बाद हम लोग धौलाधर को दे देंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस बनेगा जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक, यानी कि 1 2 4 3, यानी कि प्रश्न का उत्तर जो बनेगा वो बनेगा बी। नॉट सो डिफिकल्ट, है ना।
चलिए, बट डिफिकल्ट तब हो जाती है चीज़ें जब हमें नहीं आती। देखो ये बात ध्यान रखिएगा, कठिन वही है जो हमें नहीं आता और आसान वही है जो हमें आता है। ठीक, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। हिमालय की काफ़ी बातें यहाँ लिखी हुई हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कैसे ढाल बदल रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यह उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी सीमा पर अवस्थित पहाड़ी है जिसका विस्तार नेपाल के दक्षिण में भी, यानी कि उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा पे ये पहाड़ी मिलेगी आपको, यानी कि उत्तर पूर्वी पे, नेपाल के दक्षिण में भी आपको ये देखने को मिल जाएगी। शिवालिक श्रेणी का अंश इसमें आपको मिल जाएगा। विभिन्न नदियों के द्वारा ये अत्यधिक विच्छेदित की गई है। अब बताओ कि विशेषताएं किस चोटी की है, किराना हिल्स, सोमेश्वर हिल्स, चूरिया हिल्स या फिर सिंगलीला हिल्स, किस हिल्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं किराना हिल्स की। दरअसल क्या है, तो किराना हिल्स अकेली नहीं है, दरअसल को कहा जाता है जम्मू और किराना हिल्स, शिवालिक श्रेणी के अंदर ही है ये खास बात इसकी है। तो शिवालिक श्रेणी की बात तो यहाँ की गई है। ठीक है, इसके अलावा इसका विस्तार जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिणी पश्चिम सीमांत प्रांत में देखने को मिलता है। हम कहाँ पर देखना चाहते हैं, हमें चाहिए उत्तर प्रदेश में, पर यह कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो इसलिए हमारे प्रश्न का उत्तर किसी कीमत पर हो ही नहीं सकता, यानी कि एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, हालांकि सिंधु नदी यहाँ पर बहती है तो उसको नुकसान वगैरह पहुँचाती हुई वो जाती है। ठीक, चलिए अब देखते हैं सोमेश्वर श्रेणी के बारे में क्या कह रहा है। तो सोमेश्वर श्रेणी की खास बात यह है कि ये भी शिवालिक श्रेणी का ही अंश है, पर शिवालिक श्रेणी का अंश होने के साथ साथ ये हमें देखने को मिलती है बिहार में। कहाँ मिलती है, बिहार में देखने को मिलती है। अब बिहार और उत्तर प्रदेश वैसे सीमा तो साझा करते हैं, पर ऐसी स्थिति में क्या ये सही उत्तर हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये थोड़ा और आगे जाके पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। अब अगली बात है चूरिया हिल्स की। ठीक है, चूरिया हिल्स की कहानी जो है, चूरिया हिल्स में भी शिवालिक श्रेणी का ही अंश है तो वहीं पर शिवालिक में ही मिलेगा अभी हमें। अब इसका जो विस्तार है, इसकी जो स्थिति है वो हमें पता लगती है कि ये उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी सीमा पे है और नेपाल में भी इसके अंश देखे जाते हैं, नेपाल के दक्षिणी हिस्से में, यानी कि हिमालय में होते हुए नेपाल में भी है, उत्तर प्रदेश की उत्तर पूर्वी सीमा पे भी, यानी कि ये ही जो है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। चूरिया हिल्स यही सही है, बाकी गलत है, सिंगलीला गलत है। सिंगलीला की अगर बात करें तो सिक्किम के पश्चिमी भाग में इसका विस्तार हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच में ये मौजूद है जनरली। ठीक, तो चारों की बातें याद रखिएगा, चारों खास हैं और कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक यही चीज़ पूछे। तो सी उत्तर के साथ हम लोग चलेंगे, एक्सप्लेनेशन देखते हुए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा दार्जिलिंग, चुंबी घाटी तथा तिब्बत को जोड़ता है। दर्रे भाई जोड़ने का काम करते हैं, तो कौन सा जोड़ रहा है, बुर्जिला, जोजिला, शिपकिला या नाथुला। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं बुर्जिला दर्रे के बारे में। भाई बुर्जिला दर्रा क्या करता है, तो देखिए बुर्जिला दर्रे की खास बात ये होती है कि बुर्जिला दर्रा पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में पड़ता है, पीओके वाले में पड़ता है, और ये पीओके और कश्मीर घाटी को जोड़ता है। ठीक है, किसके लिए है, पीओके एंड कश्मीर घाटी के क्षेत्र को जोड़ेगा। हमें क्या चाहिए, दार्जिलिंग, चुंबी घाटी और तिब्बत को जोड़ने वाला, तो बुर्जिला दर्रा हमारा उत्तर तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अब जॉर्जिला दर्रे की बात करते हैं कि जोजिला दर्रे की कहानी क्या है। तो देखिए जोजिला दर्रे की खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर की जाश्कर श्रेणी में स्थित है और ये कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, किसको, कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ेगा। तो क्या ये सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है। अब शिपकिला दर्रे की बात कर लेते हैं। शिपकिला दर्रे की कहानी क्या है, भाई ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। हमें तो चाहिए दार्जिलिंग की चुंबी घाटी को तिब्बत से जोड़ने वाला, तो कौन सा है, नाथुला दर्रा है वो। ठीक है, यही चुंबी घाटी को तिब्बत से जोड़ता है, ये खास बात है। तो प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, डी बनेगा हमारे लिए। कोई परेशानी, चलिए उम्मीद करते हैं कि नहीं रही होगी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टेटमेंट पर विचार करना है, फिर बताना है कि विशेषताएं किस पठार की है। तो यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिंगार चोटी है और यह चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र है। भाई तीन विशेषताएं, अब मालवा, हथौड़ी, कट लगाओ, मालवा, हड़ौती, बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड का पठार, कौन सा वाला पठार यहाँ पर लेके चलना होगा। देखिए स्थिति तो अब ये चार हम लोग के सामने है फिलहाल स्थिति। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो मालवा का पठार है। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी विशेषताएं मालवा के पठार में ही देखी जा सकती है। मालवा का पठार ही बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, इसलिए बात इसकी सारी ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी भी सिंगार है और इसका उद्गम क्षेत्र चंबल नदी का क्षेत्र बना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये बात ध्यान रखिए पावा पहाड़ी 854 मीटर ऊंची है, जहाँ पर चंबल नदी का उद्गम देखा जाता है। उद्गम स्थल के लिए वही है। ठीक, चीज़ें क्लियर सारी हो। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि इस पठारी भाग से बहने वाली कुछ खास नदियों में काली, सिंध, शिप्रा, पार्वती, चंबल, बेतवा, गंभीर, नेवाल, सिंध और बरना का नाम भी शामिल है।
तो ये सारी खास बातें याद रखिएगा, कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और कपास की कृषि के लिए ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक, तो ए प्रश्न के उत्तर के साथ हम लोग चलेंगे आगे, और आगे चल के आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं और चलते हैं फिर अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पश्चिमी घाट के दर्रे दे रखे हैं और संपर्क मार्ग दे रखा है। बाद में पूछ रहा है कितने सही सुमेलित हैं जी, ये बताओ आप हमें। तो थाल घाट संपर्क मार्ग किसका है? मुंबई और पुणे के बीच। क्या ये सही सुमेलित है? बिल्कुल भी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि थाल घाट किसको जोड़ता है? थाल घाट जोड़ता है नासिक और मुंबई को। अब थाल घाट नासिक और मुंबई को जोड़ता है, ठीक है, किसके सामने दे रखा है? भोर घाट के सामने। तो पता लग गया कि भाई ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये तो संपर्क किसके बना रहा है? थाल घाट के लिए है। ठीक है, तो यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत, दो तो हमारे ऐसे एलिमिनेट हो गए। तो इसको क्रॉस मैचिंग कीजिएगा, भोर घाट मुंबई और पुणे को मिलाएगा, थाल घाट नासिक और मुंबई को मिलाएगा, बचे दो। तो पालघाट देखते हैं, तिरुवनंतपुरम और मदुरई, और सिंगकोट के लिए कोयम्बटूर और कोचिन। तो देखो यहाँ भी क्या स्थिति है, क्रॉस मैचिंग किया हुआ। पालघाट जोड़ता है कोयम्बटूर और कोचिन को, और सिंगकोट जोड़ता है तिरुवनंतपुरम और मदुरई को, यानी कि ये भी क्रॉस के साथ साथ गलत भी हो जा रहा है। ठीक है, तो जब सब कुछ गलत है, कोई भी सही सुमेलित नहीं है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आज के प्रश्नों की कहानी जो है वो यहीं पे ही आकर के समाप्त हो जाती है, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हमें चर्चा करनी थी वो पूरी हो गई है। हालांकि प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी की बात हम करेंगे हमारी अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। थैंक यू सो मच।